ठीक होंगे। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 की हिस्ट्री की एनसी की मॉडल पेपर है। चलिए आइए हम आज 25 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, ये सारा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन कहता है, पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, इसके बारे में हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक नगर थी। क्या थे? हड़प्पा सभ्यता का क्या था? एक नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा भी जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऐसे ना भारत का मैप ऐसे 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 यहाँ पे है, इसी यहीं पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हल से जोतते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ। कालीबंगा कहाँ पर है? सॉरी, ये राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ पर चूड़ी का भी साक्ष्य पाया गया। यहाँ पे चूड़ी का भी साक्ष्य पाया गया। चूड़ी का भी साक्ष्य पाया गया है। साक्ष्य पाया गया है। लोथल की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ये क्या था? एक बंदरगाह था। ये क्या था? एक बंदरगाह था। ये क्या था? एक बंदरगाह था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? हड़प्पा का जो मुहर था वो किस चीज की बनी थी? तो वो थी सेल खड़ी की बनी थी। किस चीज की बनी थी? सेल खड़ी की बनी थी। इसकी बनी थी सेल खड़ी की बनी थी। जो ये क्या थी? मुलायम थी। क्या थी? मुलायम थी। ये क्या थी? मुलायम थी। सामान जैसे ये सामान, ये वस्तु का सामान का ये बोरी है, इस पर क्या करता था? इसे ठप्पा मार देता था। इस पर ठप्पा मार देता था। क्या देता था? ठप्पा मार देता था। इससे अगर कोई खोलता नहीं था तो इस ठप्पा अगर सही से लगा हुआ रहता था तो इसे ये पता चल जाता था कि ये सामान सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। इसके साथ छेड़खानी कोई नहीं किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डी मिली है? हड़प्पा का जो स्थल है उस किस किस जंगली जानवर की हड्डी मिली है? किस किस की मिली है? तो किसकी मिली है? अगर हम बात करते हैं तो ये सभी की मिली है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं कहाँ पे? ये मिले हैं धोलावीरा चनहुदड़ो। धोलावीरा चनहुदड़ो सभी जगह पे पाया गया है। कहाँ पे है? सभी जगह पे पाया गया है। जो माला वाला बनाता था तो छेद करने का जो उपकरण यानी कोई भी मशीन समझिए, कोई मशीन जो था ना, तो उसको इन तीनों जगह पे पाया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजी पक्षी का संबंध किस स्थान से है। तो पहले हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया क्या है। क्या है मेसोपोटामिया? एक नगर है या गांव है या क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता कालीन ये भी एक सभ्यता थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्या थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाया गया था, ये इसी प्रकार ये दफला और फराज नदी के किनारे पाया गया था। दफला और फराज नदी के किनारे पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों में क्या थे? व्यापार आपस में होता था। 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 अगर मेलुहा की बात करें तो मेलुहा हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि हाजी पक्षी की बात करें तो इसे मोर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, मोर को कहा जाता है। दिलमुन की अगर बात करें तो दिलमुन जो है ये एक व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। लीजिए आगे क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। थोड़ा हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगर हम इसकी बात करें तो पहले यह बात करते हैं सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है तिब्बत। उद्गम स्थल कहाँ पर? तिब्बत के मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत श्रेणी से है। कैलाश पर्वत श्रेणी से है। तो अगर हम भारत का मैप बनाए, इसे रफ मैप बनाते हैं अगर भारत का ऐसे, तो ऐसे तिब्बत आपका इस एरिया तक मिलता है। यहीं से इनका होता है। अगर इसकी बात करें पानी के बंटवारा की, अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा किस प्रकार से है, तो हम बात करें तो ये इंडिया, ये क्या है? इंडिया है। और ये क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। इंडिया को 20% पानी मिलता है, पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। 80% पानी मिलता है। पूर्वी नदी इंडिया को मिलता है। और पश्चिमी नदी की बात करें तो पश्चिमी नदी जो है पाकिस्तान को मिलता है। तो पूर्वी नदी में कौन कौन सा नदी आता है? तो पूर्वी नदी में आता है रावी नदी आता है। रावी नदी आता है। उसके बाद ब्यास नदी आता है। उसके बाद सतलज नदी आता है। कौन आता है? सतलज नदी आता है। अगर हम पश्चिमी नदी की अगर बात करें तो यह सिंधु नदी आता है। यह सिंधु नदी आता है। चिनाब नदी आता है। चिनाब नदी आता है। उसके बाद झेलम नदी आता है। कौन आता है? झेलम नदी आता है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कनिंघम। किसको कहा जाता है? कनिंघम। किसको कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को? क्यों कहा जाता है? मार्शल था, विलियम जोन्स भैया था, गर्जन भैया था,
करजन भैया था। तो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनवाया था। भारतीय 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 पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनवाया था। सर्वेक्षण विभाग बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? तो अगर हम बात करते हैं ब्राह्मी खरोष्टी लिपि जो है ये अशोक के अभिलेख में पाया गया। अशोक के अभिलेख में पाया गया है। तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की है? तो किस देवता से की है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। कुबेर, इंद्र और वरुण सभी से क्या गया? कुबेर, इंद्र और वरुण सभी से तुलना की गई थी। तो अगर हम इंद्र की बात करें, तो इसे वीरता, पराक्रम, वीरता को संदर्भित करता है, वीरता को दिखाता है। क्या दिखाता है? वीरता की प्रतीक है, दिखाता है, चाहे प्रतीक है। अगर हम कुबेर की बात करते हैं तो हम लोग को पता है, बचपन सुने हैं, अगर अधिक खर्चा कर देते हैं तो कहते हैं कुबेर का धन मिला है। क्या? तो कुबेर का धन मिला है क्या? तो मतलब धन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धन का प्रतीक है। और वरुण की बात करते हैं तो वरुण जो है ना, किसका प्रतीक है? वरुण जल पर अधिकार का प्रतीक है। तो अब दूसरा बात करते हैं कि प्रयाग, तो इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। तो हरिसेन कौन है? तो सौम्यगुप्त का दरबारी था। क्या था? सौम्यगुप्त का दरबारी था। सौम्यगुप्त की और बात करते हैं। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था। क्या बजाने का शौक था? वीणा बजाने का शौक था। समुद्रगुप्त क्या था? वीणा बजाने का शौक था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था। इसका बजाने का शौक था? वीणा बजाने का शौक था। तो इसे पता कैसे चला? तो इसके सिक्कों से पता चला, क्योंकि इसके सिक्कों में वीणा का प्रतीक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर हम और बात करें तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। चंद्रगुप्त का प्रथम को विक्रमादित्य महाराजाधिराज कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? मौर्य के काल में हुआ था। तो मौर्य के काल में तो हुआ था, हमें भी मालूम है। तो किसने किया था? मौर्य काल में हुआ था। किसने किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अच्छा एक चीज और बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य वंश जो रखा था ना, तो उसकी मम्मी का नाम ही इससे रिलेटेड है, मौर्य, इसलिए उनका नाम से ही अपना साम्राज्य का नाम रखा था। अगर सुदर्शन झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है ये? तो गुजरात में है। ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। लेकिन एक्चुअल में इसको बनाया था कौन बनवाया था? ये
पुष्यगुप्त ने बनवाया था। किसने किया था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। अगर हम इसकी बात, पुष्यगुप्त कौन था? उसका दरबारी या सेनापति था, जो समझिए सेनापति था। जैसे पीओ था वर्तमान में चल रहा, वही बनवाया था। अगर हम इसकी पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पुनर्निर्माण की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण जो है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। पुनर्निर्माण किसने किया था? पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने कब करवाया था? 150 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 150 ईस्वी में करवाया था। 150 ईस्वी में करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो हलवाह को कहा जाता था। किसे कहा जाता? हलवाह को कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक हम सबको मालूम है कि अर्थशास्त्र लेखक कौन थे? कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य थे। इसको चाणक्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र लेखक थे। अगर अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये इकोनॉमी वाला बुक नहीं था। ये क्या था? एक राजनीतिक बुक था। क्या था? एक राजनीतिक बुक था। अगर हम इसकी बात करें, इसी बुक में बताया गया कि आठ प्रकार के आठ प्रकार के प्रशासन करने का अधिकारी होते थे। 8 प्रकार के प्रशासन करने वाले अधिकारी होते थे। अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम 4 किताब इन्होंने लिखी है। 4-5 किताब इन्होंने लिखी है। मेगस्थनीज की अगर बात करें तो मेगस्थनीज की अगर हम बात करें तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका 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 नामक पुस्तक की रचना की थी। तो फिर मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और इसकी बेटी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी किया और इस मेगास्थनीज को कहा, इसके दरबार में छोड़ करके गया। मेगास्थनीज को इसके दरबार में छोड़कर गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वान भट्ट ने कादम्बरी लिखा था। वान भट्ट ने कादम्बरी लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। 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 अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? किसकी थी? तो श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल की थी। किसकी थी? कौशल की थी। किसकी थी? कौशल की थी। किसकी थी? कौशल की थी। कौशल की थी। अंक की बात करें तो अंक की राजधानी चंपा थी। अंक की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंक की राजधानी चंपा थी। चंपा कहाँ में पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी वाराणसी में थी। वाराणसी। पंचाल की बात करें तो पंचाल का एक उत्तरी और पश्चिमी था। एक उत्तरी एक नॉर्थ है, उसका
राजधानी का क्या नाम था? अहिच्छिद्र, अहिच्छिद्र था। नॉर्थ तक अहिच्छिद्र, अहिच्छिद्र क्या था? अहिच्छिद्र, अहिच्छिद्र। और साउथ की बात करें, दक्षिण की बात करें तो वो था काम्बीपल्य। क्या था? काम्बीपल्य। क्या था? काम्बीपल्य था। तो महाजनपद की बात करते हैं थोड़ा। महाजन की अगर बात करें हम तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद कितना था? 16 महाजनपद था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली की अगर बात करें, सबसे शक्तिशाली की अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। और सबसे ज्यादा तक शासन क्या था? चंद्रगुप्त, ये मौर्य वंश ने। किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था सबसे ज्यादा। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो फिर अंगुत्तर निकाय क्या है भाई? तो अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध, बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ है। क्या? बौद्ध ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? तो कनिष्क भैया का राज्यरोहण कब हुआ था? तो कनिष्क भैया का राज्यरोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। अगर इसकी बात करें तो ये किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था और सबसे शक्तिशाली था। कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था। अगर इसकी बात करें कि शासन, ये कुषाण वंश से लगभग 127 से 150 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया था। कनिष्क के समय में, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अपनी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की स्थापना की थी? ये रचना की थी या स्थापना की थी? पाणिनि ने किस ग्रंथ की, पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? किससे की थी? अष्टाध्यायी। किसकी की थी? इसका आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी। इसका आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी। इसका आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की थी। अष्टाध्यायी का क्या था? अगर महाभाष्य का बात करते हैं, महाभाष्य का अगर हम बात करते हैं तो महाभाष्य क्या है? तो महाभाष्य संस्कृत का क्या है? व्याकरण है। क्या है? संस्कृत का व्याकरण है। क्या है? संस्कृत का व्याकरण है। संस्कृत का क्या है? व्याकरण है। संस्कृत का व्याकरण है। क्या है? संस्कृत का व्याकरण है। धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्र क्या है? इसकी व्याकरण की बात करें तो धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र की अगर बात करें हम तो ये भी एक प्राचीन ग्रंथ है। ये भी क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें तो अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र है, मंत्र सूत्र है। 4000 सूत्र है और 8 अध्याय है। कितना अध्याय है? 8 अध्याय है। 8 अध्याय है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कुंती और निषादी के लेखक कौन है? तो कुंती और निषादी के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी। कौन है? महाश्वेता देवी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आता है हिडिंबा किसकी पत्नी थी? हिडिंबा जो है ये किसकी पत्नी थी? हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो ये किसकी पत्नी थी? ये भीम की पत्नी थी। ये भीम की पत्नी थी। महाभारत के पांडवों में से एक भीम की पत्नी थी और वो एक राक्षिसा थी। क्या थे? राक्षसी थी जो भीम से विवाह हुआ था। जो भीम से विवाह हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषोक्त किस वेद का हिस्सा है? पुरुषोक्त किस वेद का हिस्सा है? तो किस वेद का हिस्सा है पुरुषोक्त?
वो सूत्र किस वेद का हिस्सा है? तो ऋग्वेद का हिस्सा है। किस वेद का हिस्सा है? तो ऋग्वेद का हिस्सा है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने? 10वें मंडल में पाया गया। 10वें मंडल में 1028 मंडल है। इसमें 10वें मंडल में पाया गया। 10वें मंडल में पाया गया है। इसी में समाज के 4 वर्णों की बात की है। समाज के 4 वर्णों की बात की है। यदि बात करते ऋग्वेद को कब लिखा गया था? लगभग कब लिखा गया था? 1500 BC में लिखा गया था। और इन तीनों को सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को 1000 BC में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि 25-26 क्वेश्चन आज करवाएंगे। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो ये ईरान के चिंतक थे। कहाँ के चिंतक थे? ईरान के चिंतक थे। 22 नंबर कहता है कि बौद्ध ग्रंथ में हमें कितने संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदाय या परंपराओं का उल्लेख मिलता है? इससे तो मुख्य रूप से 2 ही परंपरा है। मुख्य रूप से 2 परंपरा है। एक है थेरवाद, एक है थेरवाद और दूसरा है महायान। दूसरा क्या है? महायान। ये उपशाखा की बात करते हैं तो ये 64 है। ये क्या है? 64 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बुद्ध की शिक्षा किस पिटक में रखी गई थी? बुद्ध की जो शिक्षा है किस पिटक में रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। अगर हम विनय पिटक की बात करते हैं तो विनय पिटक क्या है? विनय पिटक क्या है? अगर विनय पिटक की हम बात करते हैं तो ये क्या है? भिक्षुओं का नियम, भिक्षुओं का नियमावली, भिक्षुओं का नियम निर्देशन की बात करता है। और अधिधम सुत पिटक की बात करते हैं तो सुत पिटक बुद्ध के दार्शनिक को बताता है। सुत पिटक क्या? उपदेश संदेश को बताता है। क्या बताता है? उपदेश संवाद को बताता है। उपदेश संवाद को बताता है। और अधिधम पिटक की अगर बात करते हैं, अधिधम पिटक की अगर हम बात करते हैं तो ये दार्शनिक विश्लेषण, ये दार्शनिक विचार को बताता है। यह बताता है दार्शनिक विचार को बताता है। दार्शनिक विचार को बताता है। दार्शनिक विचार को बताते हैं। अगर हम बात करते हैं तो विनय पिटक, अधिधम पिटक, इन सबको तीसरी बौद्ध संगीति के समय लिखा गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का समय लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अजीत केस कंबलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित था? ये किससे था मेरे भाई? ये किससे था? ये मेरे भाई ये किससे था? आजीवक। किससे था? किससे था? आजीवक से था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इससे पहले हम एक चीज जानेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम सब जानेंगे कि ये तो जानते हैं कि बौद्ध संगीति 4 बार हुआ था। संगीति का मतलब क्या होता है? संगीति का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में जो भाषण सब दिया गया था वही हुआ। बौद्ध संगीति 4 बार हुई थी। तो हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। मृत्यु तो कहाँ पे हो? एक पहला लिखते हैं हम अकाक। एक ट्रिक है अका अक। क्या है? अका अक। उसके बाद क्या है? रावे पाको। क्या है? रावे पाको। ये क्या है? रावे पाको। इसकी अगर बात करते हैं हम अकाक आजात शत्रु। 1 नंबर में क्या हो जाएगा? आजात शत्रु। आजात शत्रु के समय में राजगिरी में पहला संगीत हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में पहला संगीत हुआ था। कब हुआ था? तो
483 BC में, 483 BC में हुआ था। अगर हम इसकी बात करेंगे इस समय इस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन था, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो छोड़ देते हैं, दूसरा नंबर बात करते हैं। ये तो बहुत कैसे तो करने का बहुत है। उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, उस समय क्या किताब लिखा गया, क्या नहीं किया गया, सारा चीज तो लंबा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं काला अशोक। काला अशोक की अगर बात करते हैं, काला अशोक की बात करते हैं तो काला अशोक वैशाली कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, काला अशोक के समय वैशाली में हुआ था। कब हुआ था तो 383 BC में हुआ था। कब हुआ था, 383 BC में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था, वही अशोक महान के समय हुआ था, जिसने कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अशोक ने किया था, कहाँ पे किया था, तो पाटलिपुत्र में किया था। कहाँ पे किया था, पाटलिपुत्र में किया था। कब किया था भाई, तो 250 BC में किया था। अगर फोर्थ संगीति की बात करते हैं अगर हम, तो फोर्थ संगीति की अगर बात करते हैं तो फोर्थ संगीति की अगर बात करते हैं तो कनिष्क के समय में किया गया था। किसके समय में किया गया था, कनिष्क के समय में किया गया था। किसके समय में किया गया था, कनिष्क के समय में किया गया था। इसके समय में किया गया था, कनिष्क के समय में किया गया था। कनिष्क के समय में किया गया था। फोर्थ जो वाला था, किसके समय में किया गया था, कनिष्क के समय में किया गया था। इसके समय में क्या था, कनिष्क के समय में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो कुंदग्राम में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कुंदग्राम में किया गया था। कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो प्रथम ईस्वी में किया गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। हम पहले ये जानेंगे कि पैदाइश कहाँ हुई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की उम्र में, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। अगर हम लुम्बिनी का बात करें तो लुम्बिनी में ये 80 वर्ष की उम्र में कब, 80 वर्ष की उम्र में कब, तो 483 BC में, 483 BC में हुआ था, लगभग 483 BC में। और लुम्बिनी की अगर बात करें हम, तो लुम्बिनी बात करें तो पैदाइश यानी जन्मे लुम्बिनी में जन्मे कब, तो कब जन्म हुए थे, 583 BC में। कब हुए थे, 583 BC में। अगर हम बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में क्या, ज्ञान की प्राप्ति। कौन सा पेड़ था भाई, कौन सा था, पीपल का पेड़ था। वृक्ष कहते तो और अच्छा रहेगा था। इस नदी के किनारे था, तो निरंजना नदी के किनारे था। क्या था, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे था। ये फाल्गु नदी की बात करें, ऐसे बिहार का अगर मैं बात करें तो ऐसे बिहार का मेघ लगभग ऐसे है, तो यहीं पर था। अगर सारनाथ की अगर बात करें तो प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया था, प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद 8 वर्ष के बाद गए थे गौतम बुद्ध। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो वो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद गए थे। और कहा जाता है इसकी वाइफ जो थी ना बहुत सुंदर थी, इसको वाइफ क्या थी, बहुत सुंदर थी। और कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जब आए ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, तो उन्हें कहा कि यह बात तो अब घर में रहकर भी कर सकते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को कहा कि वहां जाने के बाद ये भी बात पता चला कि ये तो घर में भी हो सकता था। चलिए, अगर इसकी और एक घटना की अगर बात करें कि गौतम बुद्ध को तपस्या करने की जो प्रेरणा थी 4 लोगों को देखकर थी। 4
4 लोगों को आपका 4 प्रकार के लोगों को देखकर की थी। तो पहला की बात करते हैं तो पहला क्या था, मृतक व्यक्ति। दूसरा की अगर बात करते हैं तो संन्यास व्यक्ति, संन्यास व्यक्ति, संन्यास व्यक्ति। तीसरा की बात करते हैं तो बीमार व्यक्ति, तीसरा की बात करते हैं तो बीमार व्यक्ति को, मृतक व्यक्ति, संन्यास व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को। और चौथा की अगर बात करते हैं तो चौथा बूढ़ा व्यक्ति का, बूढ़ा व्यक्ति को, क्या बूढ़ा व्यक्ति को। उन लोगों को देख करके ऐसा नहीं, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे। किससे थे? शाक्य वंश के थे। उनके पिता ना राजा हुआ करते, बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे इनका। फिर भी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर छोड़कर चले गए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वर्धमान की बात करते हैं तो ये महावीर का था, महावीर का था, महावीर का था। तो आज का 25-26 क्वेश्चन हो गया। तो कल अगले सेशन में फिर मिलते हैं। फिर कल 26-27 नंबर से शुरू करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।